आप सुन रहे हैं कहानी ऑपरेशन प्लेटिनम। इस कहानी के लेखक हैं ज़ीशान ज़ैदी और इस कहानी को आवाज दे रहा हूं मैं चारू मोहन। भाग 1। प्रोफेसर डेव उर्फ देवी सिंह अपने प्रयोग में बुरी तरह लीन था। इस बात का सबूत थे उसके माथे पर बिखरे बाल और नाक पर लटकता धूप का चश्मा, जो उसने वैज्ञानिक रूपी दिखने के लिए लगा रखा था। सामने रखी लकड़ी की मेज पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक उपकरण रखे थे। इनमें परख नलियां, बीकर, फ्लास्क, ग्लास, स्टोव, साबुन की टिकिया तथा कुछ चीनी के डोंगे रखे हुए थे। एक डोंगे में चीनी और नमक का मिश्रण रखा था, जबकि दूसरे में बदबू मारता गोबर, जिसके बारे में कहना मुश्किल था कि गाय का है या भैंस का। मेज पर एक चूहिया फुदक रही थी, जिसकी टांग वहां रखे स्टोव से बंधी होने के कारण वो भाग नहीं पा रही थी। प्रोफेसर ने ग्लास में पानी लिया और उसमें चीनी नमक का मिश्रण घोलने लगा। जब मिश्रण घुल गया तो उसने डोंगे में से चमचे से गोबर निकाला और उसमें मिला दिया। फिर ग्लास हिलाकर अपना रासायनिक कंपाउंड तैयार करने लगा। अब उसने अपना केमिकल परख नली में लिया और मैग्नीफाइंग ग्लास से उसका निरीक्षण करने लगा। फिर उसने स्टोव जलाया और परखनली को उस पर रखकर गर्म करने लगा। थोड़ी देर गर्म करने के बाद उसने उसे एक चम्मच में रखकर चूहिया के सामने पेश किया, किंतु चूहिया को शायद वो डिश पसंद नहीं आई या फिर वो कुछ ज्यादा गर्म थी, अतः उसने अपना मुंह घुमा लिया। प्रोफेसर ने चम्मच पानी पर रखकर ठंडा किया और एक बार फिर चूहिया के सामने रखा, किंतु इस बार भी चूहिया ने अपना सर घुमा लिया। वो भी काफी जिद्दी मालूम होती थी। प्रोफेसर ने अपना सिर खुजलाया, फिर मेज की दराज खोलकर एक सिरिंज निकाली। ये सिरिंज उसी प्रकार की थी जिससे दूध वाले अपनी भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं। वो सिरिंज में परख नली का केमिकल भरने लगा। उसी समय लैब का दरवाजा खुला और राम सिंह ने प्रवेश किया। प्रोफेसर अपने काम में इतना लीन था कि उसने राम सिंह के आने की आहट न सुनी। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर, उसने धीरे से पुकारा, किंतु प्रोफेसर अपने काम में इतना लीन था कि उसने राम सिंह की आवाज नहीं सुनी। प्रोफेसर! इस बार राम सिंह ने जोर से पुकारा और प्रोफेसर उछल पड़ा। साथ ही परखनली में भरा केमिकल उसके खुले मुंह में छलक गया और बीच में कोई रुकावट न होने की वजह से पेट में भी उतर गया। प्रोफेसर ने पहले एक उबकाई ली और फिर राम सिंह की ओर गुस्से में घूमा। कितनी बार कहा है कि लैब में ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। मेरा सारा एक्सपेरिमेंट चौपट कर दिया। लेकिन तुम कर क्या रहे थे? राम सिंह ने मेज की ओर देखते हुए पूछा। मैं चूहे को इंसान बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तेरे की, यह भी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ? अरे इंसान ही को इंसान बनाकर दिखा दो तो जाने। राम सिंह ने फिलॉसफी झाड़ी। पहले मैं जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, फिर इंसानों की बारी आएगी। प्रोफेसर ने बताया। ये इस डोंगे में क्या है? बड़ी बदबू आ रही है। एक डोंगे को उठाकर राम सिंह सूंघने लगा। उसमें भैंस का गोबर है, प्रोफेसर ने बताया, और राम सिंह डोंगे को रखकर इस प्रकार मुंह बनाने लगा मानो अभी उल्टी हो जाएगी। तेरे की, अरे प्रोफेसर, क्यों इतनी गंदगी फैला रहे हो? यही तो मेरे प्रयोग का मूल सिद्धांत है। मनुष्य बनाने के लिए मैं ये गंदगी चूहिया में इंजेक्ट करूंगा। तुम इस प्रकार सोचो कि भैंस का गोबर खेतों में पड़ता है तो उससे अनाज पैदा होता है। यही अनाज जब मनुष्य खाता है तो उसकी सेहत बनती है। बस उसी प्रकार मैं डायरेक्ट गोबर खिलाकर चूहिया को मनुष्य बना दूंगा। प्रोफेसर अपनी थ्योरी समझा रहा था, किंतु उसे नहीं मालूम था कि उसका यह लेक्चर इतना ऊंचा है कि राम सिंह के सर पर से गुजरा जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब लैब से बाहर निकलो, क्योंकि आज शमशेर सिंह भी बिजी है और मैं अकेला बोर हो रहा हूं। क्यों? क्या कर रहा है शमशेर सिंह? प्रोफेसर ने चौंक कर पूछा। आज उसका किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू है और वो उसकी तैयारी कर रहा है। उसका कहना है कि आज उसे बिल्कुल डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि ये इंटरव्यू उसे हर हालत में निकालना है। ओह, इसके लिए तो उसे मुझसे मिलना चाहिए था। मैं उसे इंटरव्यू में पूछी जाने वाली सारी जानकारी दे देता। भला मुझसे अधिक ज्ञान किसे होगा? प्रोफेसर ने अकड़ कर कहा। बात तो तुम्हारी सही है प्रोफेसर। इससे पहले भी तुमने 3 बार इंटरव्यू के लिए अपना संपूर्ण ज्ञान शमशेर सिंह को घोंट कर पिला दिया था, किंतु शायद इंटरव्यू वालों के लिए वो ओवर ज्ञान हो गया था।
सो उन्होंने शमशेर सिंह को रिजेक्ट कर दिया। इसमें गलती शमशेर सिंह की थी, उसे इतना नर्वस होने की क्या जरूरत थी। खैर चलो उसके घर चलते हैं। फिर प्रोफेसर ने अपनी लैब बंद की और वो लोग शमशेर सिंह के घर की ओर निकल पड़े। शमशेर सिंह इंटरव्यू की तैयारी में पूरी तरह बिजी था। उसने जंग लगे संदूक से पुराना नीले रंग का कोट और लाल रंग की टाई निकाली और हाथों से उनकी सिलवटें मिटाने लगा। फिर उसे कुछ ध्यान आया और एक कोने से उसने बिजली की प्रेस निकाली, जिसका रंग धूल और गर्द के कारण बदल चुका था। शमशेर सिंह इस समय पूरी तरह हड़बड़ाया हुआ था और तैयारी के बीच बीच में मेज पर रखी नोटबुक से 2-3 लाइनें भी पढ़ता जा रहा था। प्रेस निकालकर एक बार फिर वो मेज के पास पहुंचा और पन्ने उलटकर 2-3 शब्द पढ़े। फिर उसने प्रेस का प्लग सॉकेट में लगाने का इरादा किया। ये तो बहुत गंदी हो रही है, पहले इसे साफ कर लो। वो बड़बड़ाया और पास में रखा कपड़ा उठाकर उसे पोंछने लगा। 2-3 बार हाथ मारने के बाद उसे कुछ ध्यान आया और वो सफाई करना छोड़कर हाथ में पकड़े कपड़े को देखने लगा। ये वही टाई थी जो उसने अभी अभी संदूक से पहनने के लिए निकाली थी। उसने टाई रखकर अपने माथे पर एक हाथ मारा और धूल से सनी 5 उंगलियों ने उसके माथे पर तिलक लगा दिया। लेकिन उसे इसका होश कहां था। उसने टाई की गर्द झाड़ी और प्रेस का प्लग सॉकेट में लगा दिया। दूसरे ही पल एक जोरदार झटके ने उसे प्रेस सहित उछालकर पलंग पर पहुंचा दिया। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि सॉकेट टूटा हुआ है, अब इसे ठीक कराना ही पड़ेगा। वो एक बार फिर उठा और सावधानी से प्लग सॉकेट में लगा दिया। नोटबुक की 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद उसने कोट फैलाया और उसे प्रेस करने लगा। प्रेस चलाने के साथ साथ कोट पर एक सफेद लकीर बनती चली गई, जो प्रेस की तली पर जमी धूल की थी। शमशेर सिंह ने प्रेस अलग रखी और कोट झाड़ने लगा। फिर प्रेस करने का इरादा छोड़कर वो कोट पहनने लगा। तभी उसे कुछ ध्यान आया और वो नीचे देखने लगा। उसने अपने सर पर एक हाथ मारा और कोट उतारने लगा, क्योंकि उस समय उसने केवल अंडरवेयर और बनियान पहन रखी थी। कोट उतारने के बाद उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, किंतु शर्ट कहीं नहीं दिखाई पड़ी। वो सोचने लगा कि शर्ट कहां हो सकती है। ओह, अब ध्यान आया कि शर्ट कहां हो सकती है। उसकी आंखें चमकी और वो तुरंत बाहर भागा। एक पड़ोसी के घर पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार हाथ मारने के बाद दरवाजा खुला और एक सज्जन बाहर आए। इन्होंने भी शमशेर सिंह की तरह केवल जांघिया और बनियान पहन रखी थी। नमस्ते रामदयाल जी, शमशेर सिंह बोला। अरे शमशेर सिंह, तुम क्या घर की सफाई कर रहे थे? शमशेर सिंह का हुलिया देखकर रामदयाल ने अनुमान लगाया। ऐसी कोई बात नहीं, बात यह है कि आज मेरा एक इंटरव्यू है, अतः आप मेरी वो शर्ट दे दीजिए जो परसों आपने किसी शादी के डिनर में पहनने के लिए ली थी। ओह अच्छा, वो शर्ट। लेकिन वो शर्ट तो। रामदयाल अपना वाक्य पूरा करने में हिचकिचाया। क्या हुआ शर्ट को? शमशेर सिंह ने बेचैन होकर पूछा। बात यह है कि वो शर्ट डिनर में कुछ गंदी हो गई थी। रामदयाल ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। अब चाहे गंदी हो या साफ, काम तो चलाना ही पड़ेगा, शमशेर सिंह बोला और रामदयाल शर्ट लेने अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने गुलाबी रंग की एक शर्ट शमशेर सिंह को लाकर थमा दी। शमशेर सिंह ने उसे फैलाकर देखा तो सामने का भाग आधा गुलाबी दिखाई दिया और आधा पीला। क्यों जी, ये डिनर में भोजन तुम कर रहे थे या मेरी शर्ट को करा रहे थे? आग बबूला होकर शमशेर सिंह ने पूछा। बात यह है कि डिनर के बाद सब दोस्तों को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी और सब बचे हुए शोरबे से होली खेलने लगे। रामदयाल दांत निकाल निकाल कर बता रहा था और शमशेर सिंह उसकी पूरी बत्तीसी एक साथ बाहर निकालने की मुनासिब तरकीब सोच रहा था। बहरहाल उसने खून का घूंट पिया और वापस पलट के आ गया, क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। घर पहुंचते ही उसकी दृष्टि राम सिंह और प्रोफेसर पर पड़ी और उसकी थ्योरियों पर बल पड़ गए। मैंने तुमसे कहा था कि आज मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन तुम माने नहीं, उसने राम सिंह से तेज आवाज में कहा। अरे भाई, हम लोग तो तुम्हें इंटरव्यू देने के गुर बताने आए हैं, ताकि तुम्हारा इंटरव्यू फर्स्ट क्लास हो जाए, प्रोफेसर ने कहा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गुर-वुर, अब तुम लोग यहां से दफा हो जाओ और मुझे तैयार होने दो, इंटरव्यू में बहुत कम टाइम रह गया है, शमशेर सिंह बोला और कमीज पहनने लगा। ठीक है, फिर हम लोग चले जाते हैं, भाई हमने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, प्रोफेसर ने कंधे उचकाकर कहा और वो लोग वहां से बाहर जाने लगे। चलते चलते राम सिंह बोला,
हम लोग शाम को फिर आएंगे तुम्हारी कामयाबी की खुशखबरी सुनने। ठीक है, अब तुम लोग चलते फिरते नजर आओ और मुझे इंटरव्यू की तैयारी करने दो। सारा मूड चौपट कर दिया। बड़बड़ाते हुए वो जूता पहनने लगा, साथ ही साथ वो घड़ी भी देखता जा रहा था। बाप रे, 9:30 बज गए, केवल 1.5 घंटा और बाकी रह गया है। जूता पहनकर उसने चलने का इरादा किया, किंतु उसी समय उसे कुछ याद आया। ओह, पैंट पहनना तो मैं भूल ही गया। इन कमबख्तों ने आकर मेरा दिमाग चौपट कर दिया। उसने वापस आकर जूते उतारे और फिर पैंट पहनी। इस बार तैयार होकर उसने अपना पूरा निरीक्षण किया और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। इस समय बौखलाहट उसके चेहरे से प्रकट हो रही थी। इस मजेदार कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।